नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मित्रों अब हम लोग जो तैयारी करेंगे, तैयारी का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि एग्जाम आपका निकाल देना। ठीक है, एग्जाम आपको क्वालिफाई कराना है मित्रों, मेरा प्रथम उद्देश्य है। मित्रों, इसके लिए आपको एक ही छोटा सा काम करना है कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास हमारे साथ आपको ज्वाइन करने की जरूरत है। मित्रों, यह क्लास नंबर 5 है। मित्रों, यदि क्लास नंबर 5 में डायरेक्ट नंबर में मित्रों देख रहे हैं तो इसके पहले मित्रों बहुत सारा वीडियो मित्रों में अपलोड कर दिए हैं। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब करके और मित्रों सभी क्लासों को मित्रों जरूर बारीकी से केयर करें। मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिए और सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है? मित्रों, आज की क्लास में जितने भी प्रश्न मित्रों हम लाए हैं सभी के सभी मित्रों प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्नों का संग्रह मित्रों लाए हैं। तो मित्रों प्रश्न है कि ठुमरी के साथ कौन सी ताल अधिकतर बजती है? ए में सुल ताल, बी में झप ताल, सी में चाचर और डी मित्रों कहरवा ताल है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा चाचर, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? ठुमरी गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजाया जाता है? ये मित्रों तबला है, बी मृदंग है, सी में पखावज है, डी मित्रों डुग्गी होगा। ठीक है मित्रों, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ठुमरी गायकी के साथ मित्रों कौन सा ताल बजाया जाता है। मित्रों और सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तबला, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि निम्न में से किस गायकी में बहलावा का अधिक प्रयोग होता है? निम्न में से किस गायकी में मित्रों बहलावा का अधिक प्रयोग होता है? ए में मित्रों टप्पा है, बी में ठुमरी है, सी में धमार, डी मित्रों ध्रुपद है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मतलब ठुमरी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? ए में आपका मित्रों बिहार है, बी में बनारस है, सी में दिल्ली है, डी मित्रों बंगाल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ठुमरी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बनारस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। ठुमरी की जयपुरी शैली में प्रधान है, ठुमरी की जयपुरी शैली में प्रधान है ये मित्रों तंत्रकारी अंग, बी में राग अंग, सी में भाषा, डी मित्रों कथक अंग। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ठुमरी की जयपुरी शैली में प्रधान है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग अंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है वेसरा गीत से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है? वेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है गीत, बी में तराना, सी में ख्याल, डी मित्रों टप्पा है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वेसरा गीति से आधुनिक कौन सी गायकी प्रचलित हुई है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा टप्पा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है? ए में आपका तीन ताल है, बी में टप्पा ताल है, सी में धमार ताल है, डी मित्रों फरुदस्त ताल है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि टप्पा गायकी किस ताल में गाई जाती है। तो मित्रों टप्पा गायकी जो मित्रों टप्पा ताल में मित्रों गाई जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में 12 है, बी में 14 है, सी में 16 है, डी मित्रों 10 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 16। अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि टप्पा गायकी के साथ बजने वाले ताल में मात्राएं कितनी होती है? तो 16 मात्रा होती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है? ए में हिंदी है, बी में संस्कृत है, सी में पंजाबी, डी मित्रों ब्रज है। मित्रों फट से कमेंट आंसर दीजिए कि टप्पा में अधिकतर किस भाषा का प्रयोग होता है।
तो मित्रों बताते चले कि टप्पा में अधिकतर जो है मित्रों पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे कि साधारणिक गीति के लक्षण में हमें आज किसमें मिलते हैं। ठीक है, साधारण गीति के लक्षण में हमें आज किसमें मिलते हैं। ए में टप्पा में, बी में ख्याल में, सी में त्रिवट में, डी मित्रों गजल है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और मित्रों इसे अपना स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब ख्याल। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं। विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं। ए में आपका छोटा ख्याल है, बी में बड़ा ख्याल है, सी में मध्य ख्याल है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि विलंबित लय में गाए जाने वाले ख्याल को क्या कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बड़ा ख्याल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य बजता है। ठीक है, वाद्य जाता है। ठीक है मित्रों, ख्याल गायकी के साथ कौन सा ताल वाद्य जाता है। ए में तबला है, बी में पखावज है, सी में मृदंग है, डी मित्रों नाल है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तबला, मतलब इक्वल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। ठीक है मित्रों, जल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। मित्रों और यहाँ पर जैसे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर गजल लिखा है मित्रों, बारीकी से क्लियर कीजिए, ग यहाँ पर छूट गया है। गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है। गजल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई। ए मित्रों फारस के लोक संगीत से, बी में भारत से, सी मित्रों साधारण गीति से, डी में आपका ख्याल तथा धमाल से। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। और यहाँ पर मित्रों गजल लिखा हुआ है। तो मित्रों गजल की जो मित्रों उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फारस के लोक संगीत से। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, भारत में गजल को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे जाता है। ए में तानसेन को, बी मित्रों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, सी में अमीर खुसरो को, डी मित्रों उस्ताद अमीर खां को। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत में गजल को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे जाता है। तो मित्रों बताते चलें कि भारत में गजल का मित्रों प्रोत्साहित करने का श्रेय जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब को। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि गजल की रचना विविध छंदों में होता है उसे कहते हैं। ए में आपका स्थाई है, बी में छंद है, सी में शेर है, डी मित्रों बहर है। मित्रों बताइए कि गजल की रचना विविध छंदों में होती है मित्रों उसे कहते हैं। तो मित्रों फट से चारों में से कोई एक आंसर आपका सही है, फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों उसको बहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को क्या कहते हैं। गीत के अलग अलग भागों को अलग अलग रागों में गाने को मित्रों क्या कहते हैं। ए में मित्रों स्वर सागर, बी में राग सागर, सी में गीत सागर, डी मित्रों सरगम सागर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राग सागर। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, वेदों की संख्या कितनी मानी गई है। ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी मित्रों 3 है। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो मित्रों आपको ए स्टेट और बीपीएससी के बारे में पढ़ने की जरूरत मित्रों आपको नहीं है, क्योंकि आप शून्य लेवल पर है। ठीक है, वेदों की संख्या मित्रों कितनी मानी गई, फटाफट इस प्रश्न का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। तो मित्रों कुल वेदों की संख्या आपको 4 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन पर क्लियर करेंगे, कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखे गए हैं। कितने वेद संस्कृत में नहीं लिखा गया है, चारों को चारों या 2 को या 0 या ये फिर 1 है। तो मित्रों सभी के सभी वेद मित्रों संस्कृत में ही लिखे गए हैं, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा शून्य। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में मित्रों सर्वाधिक मिलती है। संगीत संबंधी सामग्री किस वेद में सर्वाधिक मिलती है। मित्रों इस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। मित्रों ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, डी मित्रों अथर्ववेद। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए
कि संगीत संबंधी सामग्री मित्रों किस वेद में सर्वाधिक मिलती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब है कि सामवेद मित्रों जो है संगीत से ही संबंधित है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है, सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है। सामवेद का उपवेद मित्रों किसे कहा जाता है। ए में आपका है अथर्ववेद को, बी में गंधर्ववेद को, सी मित्रों यजुर्वेद को, डी में आपका नाट्य शास्त्र को। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सामवेद का उपवेद मित्रों किसे कहा जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा गंधर्ववेद को मित्रों सामवेद का उपवेद माना गया है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रत्येक वेद की व्याख्या किस नाम से हुई है। प्रत्येक वेद की व्याख्या मित्रों किस नाम से हुई। ए में गंधर्व है, बी में पुराण है, सी मित्रों ब्राह्मण है, डी में आपका साम है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्रत्येक वेद की संख्या किस नाम से हुई है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ब्राह्मण के नाम से मित्रों हुए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों की ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर मिसप्रिंट, यहाँ पर संगीत हो जाएगा स होगा, ठीक है, संगीत, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है। संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है। ए में महाभारत, बी मित्रों कौशिक ब्राह्मण में, सी में उपनिषद में, डी मित्रों नाट्य शास्त्र में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत को शिल्प की संज्ञा किस ग्रंथ में दी गई है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कौशिक ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि पुराण कितने हैं। ए में 108, बी में 21, सी में 18, डी मित्रों 51 है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है कि पुराणों की संख्या मित्रों कितनी है। तो मित्रों यदि आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत दुख की बात है कि आप जैसे जनरल कंपटीशन की मित्रों तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों पुराने की कुल संख्या कितनी बताई गई है, 18, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र किसमें संग्रहित है। सामवेद में प्रयुक्त अधिकतर मंत्र मित्रों किसमें संग्रहित है। ए में ऋग्वेद, बी में गंधर्ववेद, सी मित्रों पुराण में, डी में आपका उपनिषद में। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कुछ देर पहले हम बता चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऋग्वेद, मतलब इक्वल आंसर आपका क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था। ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था। ए में मित्रों गीतक है, बी में गीतका है, सी में गीत है, डी मित्रों गीर है। तो मित्रों बताइए कि ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गीर, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी। गीत तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद में क्या संज्ञा थी। ए में मित्रों आपका धुन है, बी में गीर है, सी में साम है, डी मित्रों संगीत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ऋग्वेद तथा उसकी धुन के लिए ऋग्वेद मित्रों क्या संज्ञा थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा साम की संज्ञा मित्रों दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था। सामगान के मुख्य गायक को मित्रों क्या कहा जाता था। ए में साम गायक, बी में उद्धर्वकर्ता, सी में प्रधान, डी मित्रों उद्गता। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा उद्धर्वकर्ता, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य कौन सा था। वैदिक काल का सबसे मुख्य वाद्य मित्रों और कौन सा था। या फिर पूछ सकता है कि वैदिक काल का सबसे पुराना वाद्य कौन था। मित्रों ए में आपका सितार है, बी में गिर है, सी में आपका वीणा है, डी मित्रों दुदुम्बी है। तो मित्रों बताते चले कि वैदिक काल का जो सबसे प्राचीन वाद्य है मित्रों उसको वीणा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, वैदिक काल में सभी तंत्रों वादों के लिए क्या संज्ञा थी। वैदिक काल में सभी तंत्रों वादों के लिए क्या संज्ञा थी। ए मित्रों त्रितंत्री, बी में बिना, सी में साम, डी मित्रों वाहन है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मतलब बिना आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि वैदिक कालीन वाहन में कितने तंत्रियां होती थी। वैदिक कालीन वाहन में कितने तंत्रियां होती थी। ए में मित्रों है 9, बी में 100, सी में 0 और डी में आपका 17। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वैदिक कालीन वाहन में कितने तंत्रियां होती थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 100 तंत्रियां होती थी।
ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को क्लियर करेंगे कि वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी। ए में यम, बी में स्वर, सी में सम, डी मित्रों ऋचाएं के निमा निर्माण। ठीक है, ऋचाएं के निर्माण होना चाहिए, ऋचाएं के निर्माण। ठीक है मित्रों, तो वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वर, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। स्वरों के षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं। ए मित्रों संगीत प्रजात, बी में ऋग्वेद, सी में नारदीय शिक्षा, डी में मित्रों नाट्य शास्त्र। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वरों के षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नारदी शिक्षा में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न का है वैदिक काल में पदों को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में मित्रों पदों को क्या कहा जाता था। ए में ऋचाएं, बी में साम्य, सी में कृष्ट, डी मित्रों पदम है। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि वैदिक काल में जो है से पदों को मित्रों क्या कहा जाता था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऋचाएं कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितने प्रकार के थे। उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितने प्रकार के थे। ए में 7 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी मित्रों 5 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि उच्चारण की दृष्टि से वैदिक कालीन स्वर कितनी प्रकार के थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3 प्रकार के थे। ठीक है, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था। वेद पाठ के अपरिहार्य अंगों को क्या कहा जाता था। ए में वेद अंगीकार, बी में वेदांग, सी में उपनिषद, डी मित्रों महाकाव्य है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है वो वेदांग। क्या कहने का मतलब है, वेदांग। प्रश्न मित्रों अगला आपका ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरालियों में निबंध होने पर क्या कहलाती थी। ए में मित्रों सामगान, बी में ऋचाएं, सी में स्रोत, डी मित्रों वेद है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपको ऑप्शन नंबर सी, मतलब स्रोत। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे। आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे। ए मित्रों ऋग्वेद के, बी में सामवेद के, सी मित्रों नाट्य शास्त्र के, डी में आपका नृत्य के। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आर्चिक तथा गान किसके प्रकार थे। तो मित्रों बताते चले कि आर्चिक तथा गान मित्रों सामवेद के प्रचार है, सॉरी प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था। साम गायन के समय तक कितने स्वरों का विकास हो चुका था। ए में मित्रों 5 है, बी में 3 है, सी में 7 है, डी में आपका 8 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि साम गायन के समय तक कितने स्वरों का मित्रों विकास हो चुका था। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 7 स्वरों का मित्रों विकास हो चुका था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था। ठीक है, सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था। ए मित्रों आरोही है, बी में अवरोही है, सी में मिश्रित है, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था। तो मित्रों सामगान में स्वरों का जो मित्रों क्रम था वो आपको अवरोही क्रम में था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी। ए में प्रथम, बी में कृष्ट, सी में मंद, डी मित्रों अति स्वारे। ठीक है, तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब पुष्ट। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक, ठीक है, लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया है।
ए में ऋग्वेद में, बी में नारदीय शिक्षा में, सी मित्रों नाट्य शास्त्र में, डी में आपका है विदेशी। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा नारदीय शिक्षा में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे। ए मित्रों संगीत मरकंद में, बी में संगीत परिजात में, सी मित्रों नाट्य शास्त्र में, डी मित्रों संगीत रत्नाकर में। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि का प्रकार किस ग्रंथ में थे। तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत मरकंद, मतलब ए पल आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की कितनी रागनियां मानी है। तो मित्रों ए में आपका 6 राग और 6 रागनी, बी में 6 राग और 5 रागनी, सी मित्रों 5 राग और 6 रागनी, डी में आपका 5 राग और 5 रागनी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों हम बहुत बार बता चुके हैं, अतः इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6 राग तथा 6 रागनी। ऑप्शन नंबर ए पल आंसर आपका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं। राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत मित्रों प्रमुख है। ए में आपका 2 है, बी में 4 है, सी में 8 है, डी मित्रों 9 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 मत मित्रों प्रमुख है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। शिव मत को अन्य किस मत से मित्रों जाना जैसे नाम से जाना जाता है। ए में आपका है भरत मत, बी में शंकर मत, सी मित्रों कलिनाथ मत और डी में आपका सोमेश्वर मत। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि शिव मत को मित्रों और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर मत। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है, डी मित्रों 7 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, मतलब 6 आंसर मित्रों क्या है, सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सोमेश्वर मत में कितने राग तथा रागनियां हैं। सोमेश्वर मत में कितने राग तथा रागनियां है। ए मित्रों 6-36, बी में 6-35, सी में 5-36, डी मित्रों 5-35। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर 6-36, मतलब 6 आपका राग है तथा रागनियों की संख्या जो है मित्रों कितना है, 36 है। ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत मत में कितने राग तथा कितनी रागनियां है। भारत मत में कितने राग तथा कितनी रागनियां है। ए में 6 से 36, बी में 6 से 35, सी में 6 से 30, डी में मित्रों 6 से 30 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत मत में कितने राग तथा रागनियां हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब भारत ऑप्शन नंबर डी में 6 और 30, 6 राग और 30 रागनियां। ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कलिनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां थी। कलिनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां थी। ए में आपका 6-35, बी में 6-36, सी में मित्रों 5-30 और डी में आपका 6-30 है। तो मित्रों बताइए कि कलिनाथ मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां हैं। तो मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 6 राग तथा 36 रागनियां। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि हनुमंत मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां थी। ठीक है। हनुमंत मत के अनुसार कितने राग तथा रागनियां थी। ए में आपका 6-30 है, बी में 6-36 है, सी मित्रों 5-30 है, डी में आपका 5-36 है। तो मित्रों बताइए हनुमत मत के अनुसार कितने राग रागनियों का मित्रों वर्गीकरण थी। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए आपका 36। ठीक है। ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है राग वर्गीकरण किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है। ठीक है मित्रों, राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है। ये मित्रों राग
रागांग राग वर्गीकरण, बी में है ग्राम राग वर्गीकरण, सी में मित्रों राग रागनी वर्गीकरण, डी में आपका मेल राग वर्गीकरण। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब राग रागनी वर्गीकरण। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा कि पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है। पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है। ए मित्रों 9 है, बी में 6 है, सी में आपका 10 है, डी मित्रों 12 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित सारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 10 वर्गों मित्रों बांटा है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे, ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। ग्राम रागों की कुल संख्या मित्रों कितनी मानी गई है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 72, बी में 66, सी में 30 और डी मित्रों 6 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो मित्रों बताते चले कि ग्राम रागों की कुल संख्या मित्रों 30 मानी गई है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, इस संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से कितने ग्राम राग बने हैं। संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से कितने ग्राम राग बने हैं। ए में 30 है, बी में 20 है, सी में 36 है, डी मित्रों 108 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत रत्नाकर में 5 गीतियों से कितने ग्राम राग बने हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 30 मित्रों ग्राम राग बने हैं। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए। ए में राग से, बी में जाति से, सी में मूर्छना से, डी मित्रों ग्राम से। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जाति से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, जो राग केवल अपने ही जाति का अनुवर्तन करते हैं वे ग्राम राग क्या कहलाते हैं। ए में शुद्ध, बी में भिन्न, सी में मित्रों साधारण, डी में आपको वेसर। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहने का मतलब है कि शुद्ध। ठीक है, कोई ग्राम राग क्या कहलाता है, तो शुद्ध राग मित्रों कहलाता है। अगला प्रश्न आपका है कि भिन्न राग कितने माने गए हैं, मतलब भिन्न रागों की संख्या मित्रों कितनी है। ए में 6 है, बी में 7 है, सी में 5 है, डी मित्रों 255 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भिन्न राग कितने माने गए हैं। तो मित्रों भिन्न रागों की कुल संख्या मित्रों 5 माने गए हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, वेसर राग कितने हैं। वेसर रागों की मित्रों कुल संख्या कितनी है। ए में 12 है, बी में 8 है, सी में 7 है, डी मित्रों 10 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बेसर राग कितने हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि कुल बेसर रागों की जो मित्रों संख्या है आपको 8 बताई गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं। ए में आपका 72 है, बी में 264 है, सी में 130 है, डी मित्रों 306 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित सारंग देव ने कुल कितने राग माने हैं। तो मित्रों पंडित सारंग देव के अनुसार मित्रों कुल रागों की संख्या 264 माना गया है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि भरत ने उपराग कितने माने हैं। भरत साहब ने उपरागों की संख्या कितने माने हैं। ए में आपका 7 है, बी में 8 है, सी में 9 है, डी में मित्रों 10 है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भरत साहब ने उपरागों की संख्या कितने माने हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब भरत साहब के अनुसार मित्रों उपरागों की संख्या कुल 8 मानी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं। मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं। ए में 16 है, बी में 20 है, सी में 6 है, डी मित्रों 9 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 16 राग गिनाए। ऑप्शन नंबर ए फल आंसर आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई। ठीक है, मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई। ए में 12वीं, बी में 13वीं, सी में 14वीं, डी मित्रों 15वीं है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई है।
तो मित्रों मेल पद्धति मित्रों आपको बताते चले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों इस 14वीं शताब्दी मित्रों आरंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि मेल पद्धति का आरंभ किसने किया? मेल पद्धति का आरंभ किसने किया? ए मित्रों आचार्य बृहस्पति, बी में है महर्षि भरत, सी में है वेंकटमुखी, डी में मित्रों विद्याधरन। ठीक है, मेल पद्धति का मित्रों आरंभ किसने किया? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्याधरन साहब ने। अगला प्रश्न मित्रों आपका, लोचन ने कितने मेल माने हैं? लोचन साहब ने कितने मेल माने हैं? ए में आपका 12 है, बी में 23 है, सी में 18, डी मित्रों 72 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि लोचन साहब ने कितने मेल माने हैं। तो मित्रों लोचन साहब जो है मेलों की कुल संख्या मित्रों 12 माने हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग आते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत मित्रों कितने राग आते हैं? ए में 72 है, बी में 63 है, सी में 23 है, डी मित्रों 60 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि 63। ठीक है मित्रों, लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत मित्रों कितने राग आते हैं? तो 63 राग आते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि रामात्य ने कितने मेल माने हैं? मतलब रामात्य साहब के अनुसार मेलों की संख्या मित्रों कितनी है? ए में 20 है, बी में 18 है, सी मित्रों 23 है, डी में आपका 26 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रामात्य साहब के अनुसार मित्रों मेलों की संख्या कुल कितनी मानी गई है? तो मित्रों मेलों की कुल संख्या जो है इन्होंने 20 माना है। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं? सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं? ए में 28 है, बी में 26 है, सी में 23 है, डी मित्रों 72 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 23 मेल मित्रों माने हैं। सोमनाथ के अनुसार मित्रों मेलों की संख्या कितनी है? तो मित्रों सोमनाथ साहब जो है मेलों की कुल संख्या 23 माने हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, पंडित वेंकटमुखी के मेलों की संख्या कितनी थी? पंडित वेंकटमुखी के मेलों की संख्या कितनी थी? ए में मित्रों 72, बी में 36, सी में 26, डी मित्रों 10 है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम इतना बार बता चुके हैं, यह हमको और आपको खुद भी याद हो जाना चाहिए कि पंडित वेंकटमुखी के अनुसार मित्रों मेलों की संख्या कितनी है। तो मित्रों पंडित वेंकटमुखी के अनुसार मित्रों मेलों की संख्या कुल 72 माना गया। ये फल आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित वेंकटमुखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है? पंडित वेंकटमुखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है? ए में मित्रों 1565, बी में 10 है, सी में 484, डी मित्रों 36 है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पंडित वेंकटमुखी ने एक मेल से कितने रागों की संख्या उत्पत्ति बताई है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 484। 484 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि 72 मेलों को कुल कितने गुटों मतलब वर्गों में बांटा गया है? 72 मेलों को कुल कितने गुटों डेट मीन्स वर्गों में मित्रों बांटा गया है? ए में मित्रों 15 है, बी में 2 है, सी में 12 है, डी मित्रों 6 है। मित्रों और फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 72 मेलों को कुल कितने गुटों में मित्रों बांटा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 12 गुटों डेट मीन्स 12 वर्गों में मित्रों बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को क्या कहते हैं? ए मित्रों वर्ग, बी में चक्र, सी में अग्नि, डी मित्रों श्रुति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि 72 मेलों को कुछ वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को मित्रों क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि रागांग पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? रागांग पद्धति का जनक मित्रों किसे कहा जाता है? ए में पंडित वेंकटमुखी को, बी में पंडित भारत खंडे साहब को, सी मित्रों पंडित नारायण राव जोशी को, डी में आपका पंडित नारायण मुरेश्वर खरे को। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रागांग पद्धति का जनक मित्रों किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित नारायण मुरेश्वर खरे को। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंधित है?
अनंत मनोहर जोशी का मित्रों घर जैसे किस घराने से संबंध रखते थे? ए में आगरा, बी में ग्वालियर, सी में जयपुर, डी मित्रों दिल्ली है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों ऑप्शन नंबर बी मतलब ग्वालियर घराना। मित्रों आपको बताते चले कि 2 दिन पहले मित्रों आपको हम घराना से संबंधित मित्रों डीपली मित्रों क्वेश्चन का आंसर मित्रों बता चुके हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अब्दुल करीम खान किस घराने के कलाकार हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको मित्रों कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत जल्दी मित्रों घराना से संबंधित मित्रों वीडियो अपलोड किए हैं। अतः बताइए कि अब्दुल करीम खान किस घराने के कलाकार है? ए में आगरा है, बी में जयपुर, सी में किराना, डी मित्रों भिंडी बाजार। मित्रों बताइए कि अब्दुल करीम खान मित्रों किस घराने के कलाकार हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा किराना घराना, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि अलादिया खां किस घराने के नाम बताएं? दैट मीन्स कहने का मतलब मित्रों कि अलादिया खां का संबंध मित्रों किस घराने से है? ए में किराना घराना, बी में पंजाब घराना, सी में ग्वालियर घराना, डी मित्रों जयपुर घराना। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अलादिया खां का संबंध किस घराने से है। तो मित्रों बताते चले कि अलादिया खां का संबंध जो है मित्रों जयपुर घराना से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? किशोरी अमोनकर का संबंध मित्रों किस घराने से है? ए में जयपुर, बी में दिल्ली, सी में ग्वालियर, डी में मित्रों आगरा। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा जयपुर घराना, ऑप्शन नंबर ए पर आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मोदीबाई कुड़ीकर कोडिकर किस घराने के गायन करती हैं? मोधुबाई कोडिकर जो है मित्रों किस घराने की गायन करती है? ए में दिल्ली घराना, बी में जयपुर, सी में पंजाब, डी मित्रों ग्वालियर घराना है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब जयपुर घराना। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को क्लियर करेंगे कि किराना घराने के गायक को पहचाने। किराना घराने के गायक को पहचाने। ए में गंगूबाई हांगल, बी में नत्थन खां, सी मित्रों बीडी पलुस्कर और डी में आपका गुलाम रसूल साहब। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किराना घराने के गायन को पहचाने। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गंगूबाई हांगल। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित हैं? ए में आगरा, बी में ग्वालियर, सी में जयपुर, डी मित्रों लखनऊ है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि गुलाम रसूल किस घराने से संबंधित है। तो मित्रों गुलाम रसूल का जो संबंध है मित्रों लखनऊ घराने से, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है मित्रों, अब इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि निम्न में से आगरा घराने का कलाकार कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि निम्न में से आगरा घराने के कलाकार कौन है? ए में बाबा दीक्षित, बी में हीराबाई बड़ौदकर, सी मित्रों नत्थन खां, डी में आपका नजाकत अली। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि निम्न में से आगरा घराने के कलाकार कौन है। तो मित्रों जैसे नत्थन खां जो है मित्रों आगरा घराने के जैसे मित्रों मुख्य कलाकार हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे बाबा दीक्षित किस घराने से संबंधित है? ए मित्रों पटियाला, बी में ग्वालियर, सी में आगरा, डी मित्रों दिल्ली शाह के। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बाबा दीक्षित का संबंध मित्रों किस घराने से था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों बताते चले कि बाबा दीक्षित का मित्रों जो संबंध था आपको ग्वालियर घराने से था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न यह है कि बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जीकर कौन से घराने से हैं? बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी का मित्रों संबंध किस घराने से? ए में ग्वालियर, बी में जयपुर, सी में पटियाला, डी मित्रों आगरा से। ठीक है, तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जीकर कौन से घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कुल जैसे 82 प्रश्न था। 82 प्रश्नों का मित्रों आंसर यहाँ पर आपको जैसे स्पष्ट रूप से मित्रों दे दिया गया। अब कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ अब स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप हमें जरूर कमेंट से बताएं कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका मित्रों सही हुआ। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कुल 82 क्वेश्चन आपको दिए हैं। 82 मान लिया जाए कि
जैसे मान लीजिए कि 82 जितना आपका नंबर आया उसको ऊपर लिख देना, वाले 30 आया तो 30 ऊपर लिख देंगे, या फिर डायरेक्ट मित्रों लिख देते हैं कि 50 नंबर है, तो हम समझ जाएंगे कि कितने प्रश्न आपका सही हुआ है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। मित्रों इतने सारे बच्चे जो ऐसे वीडियो को देखते हैं और लाइक बहुत कम बच्चे करते हैं, सभी लोग अपने काम निकालने से खाली मतलब नहीं रखिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, और मित्रों लाइक जरूर करें, आप हमें सपोर्ट करें मित्रों, हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। ठीक है मित्रों, सही इतने सारे बच्चे मित्रों मिलकर के जो है एक साथ कमेंट्स आंसर देते हैं एक परिवार की तरह, इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों इस नंबर मित्रों अब चालू कर दिया गया, इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों पीडीएफ मित्रों या ई बुक मित्रों आप हमसे खरीद सकते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।